नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। और पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक बहुत अहम फैसला दिया, जिसमें मंजूरी दे दी गई कि एससी एसटी की जो सब कैटेगरीज हैं उसमें आरक्षण की जा सकती हैं। राज्य अपने हिसाब से तय कर सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर सब कैटेगरी को कैसे कितना आरक्षण दिया जा सके। याद हो कि इस वक्त हम भारत में जब आरक्षण की बात करते हैं तो हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी की बात करते हैं। और 6 जजों की बेंच, जो 6 जज थे वो सहमत थे इससे। सिर्फ जस्टिस बेला त्रिवेदी वो असहमत थी इस फैसले से। तो इस फैसले को लेकर काफी चर्चा हो रही है भारत में लगातार। इस पर बहुत सारी राजनीतिक सियासी डिबेट भी छिड़ गई है। काफी सारे ऐसे ग्रुप हैं, समूह हैं जिन्होंने इसका विरोध भी किया है और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आगे भी इसके कार्यक्रम हैं। तो इस रूलिंग के मायने समझने के लिए और इसका क्या असर पड़ेगा, भले ही वो अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें या फिर सरकारी संस्थानों की बात करें, उच्च शिक्षा की, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुखदेव थरौट। आप चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं और पूर्व यूजीसी के चेयरपर्सन भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। सर, अगर सबसे पहले मैं शुरुआत कर सकूं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने डिटेल में पढ़ा है और इसलिए थोड़ा सा हमने वक्त भी लिया इस चर्चा को करने में। क्योंकि इसकी जो पूरी की पूरी एक पृष्ठभूमि है कि पंजाब में पहले 2 खास कैटेगरीज के लिए जिस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया, उस मामले को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया गया था। 5 जजों की बेंच ने कहा था कि ये जो है एक समान है श्रेणियां, इनको आप अलग तरीके से विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब इस फैसले ने इसे उलट दिया है। तो क्या इस फैसले के आने के बाद में ये मान लिया जाए कि जो एससी एसटी कैटेगरीज हैं अब वो समान कैटेगरीज नहीं है, वो होमोजेनस नहीं है? ये आपने सही कहा है कि 4-5 स्टेट जो है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अ, हरियाणा, पंजाब एंड कुछ हद तक बिहार भी है, इन्होंने सबकास्ट में कैटेगरी करके उनको रिजर्वेशन दिया था। और वो चैलेंज हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो ही सवाल थे। एक सवाल ये था कि सब कैटेगराइजेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है या नहीं, आर्टिकल 14, 15 और 341। और दूसरा, शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी जो है 341 में, वो होमोजेनियस है या हेट्रोजीनियस है। ये दो सवाल थे। उसका उद्देश्य ये था कि जो आर्गुमेंट थी कि विद इन द शेड्यूल कास्ट कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सबकास्ट ऐसी है जो पीछे है और उसे, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए इंडिकेटर के साथ बेसिस पे, और उनको फिर रिजर्वेशन देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सम अलोकेशन ऑफ कोटा टू देम। ये इशू है बेसिकली। जो चीफ जस्टिस साहब की जो डिसीजन है, जो और जजेस ने सपोर्ट की एक्सेप्ट वन, उसमें उन्होंने क्या किया है कि दो बातें की। आपने जैसे कहा कि उन्होंने सारी जो डिसीजन है, मेरा ख्याल है 8-10 डिसीजन होगी, उसको क्लासिफाई किया दो हिस्सों में। एक हिस्सा ये है कि जिन्होंने ये कहा कि ये होमोजीनियस ग्रुप है, सब क्लासिफिकेशन हो सकता नहीं, विद इन द शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन नहीं हो सकता। दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। सिर्फ ये रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल कास्ट के जो सब कास्ट है उसको असेंबल किया हुआ है, तो ये जरूरी नहीं कि उनको हम सब क्लासिफाई ना करें। क्योंकि ये सारी लीगल आर्गुमेंट है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि पहले फिर उन्होंने क्या किया कि उस डिसीजन को फेवर किया जो भी डिसीजन ये कहती है कि शेड्यूल कास्ट हेट्रोजीनियस है और उसका सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, और फिर आगे जाके उसको हम रिजर्वेशन दे सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द सब्सटेंसिव इक्वालिटी। तो ये उस जब जस्टिस साहब ने डिसीजन ली है। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ आपको, ये कर रहा हूँ कि मैं लीगल बेसिस पे तो इतने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, मैं कहूँगा कि वो लगभग लीगल मेस है। कुछ कहते हैं कि होता, कुछ कह नहीं होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, चीफ जस्टिस साहब ने हेट्रोजीनियसी जो सबकास्ट में है उसको प्रूव करने के लिए एकेडमिक फील्ड से सहारा लिया। और उन्होंने आपका 5-6 स्टडी ली है, जिन्होंने ये स्टडी किया था कि विद इन द शेड्यूल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है। और उन स्टडीज को लेके फिर उन्होंने ये प्रूव किया कि प्रैक्टिकली भी जो फील्ड बेस्ड डेटा भी सपोर्ट करता है कि हेट्रोजिनिटी है, इसलिए इसको सब क्लासिफाई कर सकते हैं और रिजर्वेशन दे सकते हैं। मेरा अपना कहना है कि चीफ जस्टिस साहब की जो ये जो आर्गुमेंट है फील्ड बेस की, उसमें वीकनेस है, वो स्ट्रांग बेस पे है नहीं है। पहला पॉइंट ये है, मैं बताऊँ आपको कि
जो डिसेबिलिटीज विद इन द शेड्यूल कास्ट ली है, अनटचेबिलिटी विद इन द शेड्यूल कास्ट ली है, वो सिर्फ सोशल स्पीयर में ली उन्होंने। जैसे कि सोशल रिलेशन है, इंटरकास्ट मैरिज है, कुएं पे पानी भरना नहीं है, एक एक सब कास्ट कहता है कि हमारे टेम्पल में मत आइए, तो ये सोशल रिलीजियस और सिविक स्पीयर में डिसेबिलिटी ली है। लेकिन अम्बेडकर साहब ने जब अनटचेबिलिटी के बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन दिया, उन्होंने सोशल रिलीजियस डिसेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक डिसेबिलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू एजुकेशन नहीं है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसके बेसिस पे उन्होंने रिजर्वेशन को आर्गू किया है। सोशल डिसेबिलिटी पे भी है। तो इनकी जो कमियां मुझे लगती है वो ये है कि आप आगे चल के देख पाएंगे, मैं वो पॉइंट अभी आपके सामने रखूंगा कि वो स्पष्ट होगा कि उनका कहना है कि भाई घटना ये कहती है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये कहता है कि यदि अंडर रिप्रेजेंटेशन किसी कास्ट का है हम्म। तो उसको रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए आप रिजर्वेशन की सरकार कोई प्रोविजन कर सकती है। और दूसरा फिर उन्होंने बहुत जस्टिफाई किया है कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस हो हम्म। तभी आप रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन दे सकते हैं। क्योंकि अच्छा, सर ये इसे भी, हाँ, एक मिनट पूरा करने दीजिए। ठीक। तो मैं जो पॉइंट ये क्लियर कर रहा हूँ कि अंडर रिप्रेजेंटेशन है तो उसका ताल्लुका जो है वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से है, एजुकेशन बैकवर्डनेस से है, सोशल और रिलीजियस इससे नहीं है। तो इसमें डिस्कनेक्ट है, जो जो हेट्रोजिनिसी जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं सोशल रिलीजियस बेस पे, और जो रिप्रेजेंटेशन और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे है। तो इसमें डिस्कनेक्ट मुझे लग रहा है, उनको उन्होंने खींच तान के आगे ले लिया। प्लीज हम्म। पूछिए। सर नहीं, क्योंकि जो रिएक्शंस आए उसके बाद प्रतिक्रियाएं आई, उसमें एक ऐसा, और खास करके जो हमारे यंग ऑडियंस है जिनको हम समझाना चाह रहे हैं इस मसले को, ये लगा कि ये आरक्षण के ऐतिहासिक जो कंस्ट्रक्ट हैं उसके खिलाफ है, उस पर एक घात है। क्या आरक्षण जो हमें संविधान में अंबेडकर साहब ने जिस आरक्षण की गाइडिंग प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाया, ये उसके ऊपर एक अटैक है, मल्टीपल असॉल्ट है? मल्टीपल असॉल्ट तो है। मतलब जैसे मैं ये बताऊँ आपको कि मैंडेट इनका ये था कि सब क्लासिफिकेशन और हेट्रोजिनेटी और रिजर्वेशन को प्रपोज करना है। इसके आगे जाके फिर उन्होंने 5 ग्राउंड पे रिजर्वेशन को अपोज किया। एक इन्होंने कहा कि क्रीमिलियर लाना चाहिए शेड्यूल कास्ट में, दूसरा इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया लाना चाहिए रिजर्वेशन के लिए, तीसरा उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन सिर्फ एक बार ही हो या 1 जनरेशन के लिए हो, चौथा उन्होंने कहा कि एक रिजर्वेशन इफिशिएंसी इनफिशिएंसी बढ़ाता है तो रिजर्वेशन जस्टिफाइबल नहीं है। तो पंकज मित्तल साहब और आगे गए, उन्होंने कहा कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कास्टिज्म बढ़ाता है, इसलिए ब्रांड न्यू पॉलिसी दूसरी लानी चाहिए। और उसके आगे भी चले जाते हैं वो कि इंडिया में तो वर्ण सिस्टम थी, कास्ट सिस्टम थी नहीं। तो मल्टीपल अटैक तो रिजर्वेशन पे बिल्कुल है, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। लेकिन मैं आपको जो पॉइंट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो ये है कि ये पूरी सारी डिसीजन में मेन डिसीजन एज वेल एज द रिकमेंडेशन इन 4 5 एरिया दे सफर्ड फ्रॉम एकेडमिक बेस, क्योंकि उन्होंने एकेडमिक बेस का इस्तेमाल किया है लेकिन उस एकेडमिक बेस को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसमें वीकनेस आ जाती है। तो सब क्लासिफिकेशन को तो मैंने आपको बता दिया कि जिस बेसिस पे इन्होंने फील्ड स्टडीज को कोट किया है वो बेस रिप्रेजेंटेशन के लिए लागू नहीं होता। उसके लिए लागू होता है हम्म। जो पॉलिसी है वो ये होनी चाहिए जो अम्बेडकर साहब ने दी है। अम्बेडकर साहब को इन्होंने सही तरीके से समझ लेना चाहिए था। अम्बेडकर साहब ने क्या कहा कि अनटचेबल एज ए ग्रुप एज ए होल सफर फ्रॉम अनटचेबिलिटी, तो उनको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन विद इन द सबकास्ट बहुत इंडिविजुअल ऐसे है जो इकोनॉमिकली वीक है, लैंडलेस है और एजुकेशन लेवल कम है, इसलिए रिजर्वेशन नहीं ले नहीं पाते। इसलिए 2 तरह की पॉलिसीज उन्होंने दी, एक ग्रुप बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर ऑल शेड्यूल कास्ट, ऑल सब कास्ट, वन पॉलिसी, और दूसरा दी इकोनॉमिक और एजुकेशन एम्पावरमेंट की पॉलिसी उन्होंने दी है इंडिविजुअल के लिए विद इन द सब कास्ट, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े, एजुकेशन बढ़े और रिजर्वेशन का फायदा उठाए। हम्म। कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए जिसके थ्रू वो रिजर्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जॉब में, उसके लिए इकोनॉमिक और एजुकेशन एम्पावरमेंट की पॉलिसी बताई उन्होंने। तो एक है ग्रुप बेस्ड, दूसरे इंडिविजुअल बेस्ड। अब ये जो सजेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो फेस कर रहा है कि दोनों पॉलिसी जो है वो ग्रुप बेस्ड हो, कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो पॉलिसी है वो तो रहेगी रहेगी, सबकास्ट के लिए भी पॉलिसी आप सबकास्ट के बेसिस पे दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो मैं कहूंगा फिर आगे के लिए जाऊंगा, वो ये है
कि हमारी सारी इकोनॉमिक्स की स्टडी ये बताती है कि यदि सबकास्ट के अंदर इनइक्वेलिटी हो, आपने मान लीजिए वाल्मीकि को दे दिया या मादिका को दे दिया या मातंग को महाराष्ट्र में दे दिया, उसमें इनइक्वेलिटीज हो, 80% जो है कम पढ़े लिखे हैं, जमीन नहीं है उसको, और उस सबकास्ट को आपने रिजर्वेशन दे दिया, फिर भी उनकी लेवल जो है वो कम रहेगी और सबकास्ट की तुलना में, क्योंकि इंटरनल इनइक्वेलिटी विद इन द सबकास्ट अफेक्ट द इन सबकास्ट इनइक्वेलिटी। तो ये सोल्यूशन सही नहीं है, थोड़े लोगों को फायदा होगा, लेकिन सही तरीका है जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बताया। क्या ये दूसरी एक पैंडोरास ये बॉक्स भी खोल देगा सर? इसको जो हाँ, लागू करेंगे हम, जो अब कोई राज्य अगर 20% 15% आरक्षण दे रहा है, उसके अंदर आप उस सब कैटेगरी तय करें, आप उसमें आरक्षण दे, क्या ये एक पैंडोरस बॉक्स खुल सकता है सर? बिल्कुल खुल सकता है, मैंने हिंदू के आर्टिकल में लिखा हुआ है। अभी आप सब शेड्यूल कास्ट और सब टाइप को दे रहे हो, कौन रोक सकता है कि जो विद इन द सबकास्ट जो सबकास्ट है वो भी तो रिजर्वेशन मांग सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने ये हेरा है, उनको पता था इससे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, विद इन द सबकास्ट यदि और कोई सबकास्ट है उसको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो सिमिलर है। लेकिन पेंडोरास बॉक्स तो खुल सकता है, पटेल मांग रहे हैं, जाट मांग रहे हैं, तो सबका रिजर्वेशन जो है वो एक्सपांड होगा और पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए आप ना नहीं कर पाओगे इसमें। कांस्टेंट ये मराठा की तो डिमांड है ही है, और जाट की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जाट को नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात मैं आ रहा हूँ क्रीमी लेयर पे। क्रीमी लेयर और इकोनॉमिक क्राइटेरिया और वन जनरेशन और वंस रिजर्वेशन, ये सारे जो है, इसमें ये आर्गुमेंट है कि इकोनॉमिकली जो बेटर ऑफ शेड्यूल कास्ट है, वो जिसको ये क्रेमिलियर कहते हैं, उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। उसका कारण ये दिया है कि वो डिस्क्रिमिनेशन फ्री हो जाते हैं, वो अपने आप तरक्की करते हैं। गवी साहब ने कहा कि दे कैन वर्क शोल्डर टू शोल्डर विद द हाई कास्ट। तो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हो जाने के बाद सारी डिसेबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है कास्ट से रिलेटेड। क्योंकि आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? आर्टिकल 15 कह रहा है कि रिजर्वेशन लीगल प्रोटेक्शन उन्हीं को देना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं। अब सवाल यह है कि इकोनॉमिकली यदि अच्छे लोग हैं शेड्यूल कास्ट में, वो अपने आप तरक्की कर सकते हैं, तो सवाल ये पूछना चाहिए कि उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं। यदि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपको उनको रिजर्वेशन और लीगल प्रोटेक्शन देना चाहिए। और सारी स्टडी कहती है कि इकोनॉमिकली बेटर ऑफ सेक्शन अमंग शेड्यूल कास्ट आल्सो आर डिस्क्रिमिनेटेड इन एम्प्लॉयमेंट, इन फार्मिंग, इन बिजनेस, इन हाउसिंग। तो ये आप नहीं कह सकते हैं द डिस्क्रिमिनेशन इज न्यूट्रल टू द इकोनॉमिक स्टैंडिंग। करना क्या चाहिए कि जो शेड्यूल कास्ट में से जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ है उसको वो सारे इकोनॉमिक कंसेशन आप मत दो, निकाल लो सारे। फ्री स्टीप है, स्कॉलरशिप है, बिजनेस में है, सब्सिडाइज लोन है, वो मत दो। लेकिन ये मत कहो कि उनको रिजर्वेशन नहीं दे दो, क्योंकि उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर प्रोटेक्शन क्या होगा। मेरी किताब आई है भी ऑक्सफोर्ड से, एक 5-6 महीने पहले हुई है। मैंने उसमें देखा कि पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जिनकी सैलरी ऊपर ज्यादा है, जो हायर पोस्ट पे, उनका डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज हु आर एट द डाउन लेवल, क्योंकि वो डाउन लेवल तो ठीक है। ये तो ये गलत है मेरा ख्याल है, क्रीमिलियर लाना। और इकोनॉमिक क्राइटेरिया का वही मसला है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया लाने का मतलब वही है कि इकोनॉमिकली आप अच्छे हो गए तो आपके डिस्क्रिमिनेशन फ्री हो गए, अपने आप डेवलप कर सकते हो, जो गलत है। दूसरी है वन जनरेशन या वंस। अब कोई डेटा नहीं इनके पास कि 1 या 2 जनरेशन में आपने रिजर्वेशन लिया तो आपकी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है, अपने आप तरक्की कर सकते हो। ऑन द तो कॉन्ट्ररी द एविडेंस इज दैट द सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के लोग को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है। अब मैं एजुकेशन का आपको एग्जांपल दे दूं, जो लड़के सुसाइड कर रहे हैं आईआईटी मुंबई या आईआईटी दिल्ली में, मैंने आईआईटी मुंबई के सारे रिपोर्ट पढ़े हैं, वो सारे लड़के इकोनॉमिकली अच्छे बैकग्राउंड के हैं, लेकिन जैसे ही एंटर करते हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है। कैटेगरी के लड़के ये, उनको ये किया जाता है। जो सोलंकी लड़का जिसने सुसाइड किया वो तो थर्ड सेकंड जनरेशन का था, उनके फादर जो थे गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो ये भी आर्गुमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की है कि वंस एक बार ही रिजर्वेशन हो तो उसको निकाल देना चाहिए, ये भी बेस्ड ऑन ए वेरी पुअर एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग। लास्ट पॉइंट ये है कि टाइम लिमिट हो, कितने साल तक चलेगा रिजर्वेशन। ये बिल्कुल सही बात है कि रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेटली नहीं होगा, लेकिन किस आधार पे नहीं होगा ये भी तो बताइए आप, उसका जिक्र नहीं है। 2 आधार है उसके, एक है कि यदि डिस्क्रिमिनेशन कम हो गया, इतना कम हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ए ऑब्स्टेकल फॉर डेवलपमेंट, और दूसरा जो है शेड्यूल कास्ट और हाई कास्ट में गैप कम होगी। इसी आधार के ऊपर बुराकुमन जो जापान में उनका रिजर्वेशन विड्रॉ कर दिया। इंडिया में क्या सिचुएशन है? अनटचेबिलिटी रैम्पंट है,
एवरी अल्टरनेट डे यू सी द एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट। 1995 से लेके 2022 तक जब लगभग 4 लाख एट्रोसिटी की केसेस रजिस्टर की है, ऑन एन एवरेज 14,000 मोर देन दैट एनुअली। इतनी अनटचेबल अभी कायम है, और गैप भी कायम है। कोई भी इंडिकेटर ले लो, इनकम पर कैपिटल ले लो, पॉवर्टी ले लो, माल्न्यूट्रिशन ले लो, अनीमिया ले लो, मार्टेलिटी रेट ले लो, सिविक कम्युनिटीज ले लो, हाउसिंग ले लो, सब में की तरह तो बाहर करते, इतनी गैप है। तो जब तक गैप है और जब तक डिस्क्रिमिनेशन है तब तक तो रिजर्वेशन जरूरी है ना। हम्म। लेकिन ये क्वालिफाइड स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया, पंकज मित्तल ने ना, और क्वालिफाइड स्टेटमेंट देना चाहिए। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एटीट्यूड अलग से है। हम्म। दूसरा पॉइंट, मेरा ख्याल है मैंने ये पॉइंट लगभग खत्म कर दिया, आप सवाल पूछिएगा। ये पंकज मित्तल साहब ये कह रहे हैं, दोनों पॉइंट उसके मैं ले लूंगा, वो बड़े एग्रेसिव है इसमें। एक उन्होंने कहा कि घटना में कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट के खिलाफ है हम, और उसी और एट द सेम टाइम वी आर गिविंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट, इट इज प्रमोटिंग कास्टिज्म। अब अम्बेडकर साहब ने इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुका है कि भाई रिजर्वेशन दो दे रहे हो आप, तो इकोनॉमिकली सोशली इंप्रूव कर रहे शेड्यूल कास्ट को, इनइक्वालिटी यदि कम हो जाती है तो कास्टिज्म घटता है, बढ़ता नहीं है। या दूसरी बात, जब आप शेड्यूल कास्ट का आदमी लोकसभा में, राज्यसभा में और हाई कास्ट के साथ बैठता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शेड्यूल कास्ट का लड़का आता है, गवर्नमेंट में आता है, तो एक दूसरे में समझने में फायदा होता है, सिंपिथेटी बढ़ती है, कास्टिज्म बढ़ता नहीं। इन्होंने स्टडी नहीं की पंकज मित्तल साहब ने इस इशू पे। और लास्ट which I am so much disturbed about Pankaj Mittal, there was no reason for him to discuss about caste system, one system. उन्होंने एक अलग से 3 पेज 2 पेज का डिस्कशन किया है कि एंशियंट इंडिया में जो है वर्ण सिस्टम थी, कास्ट सिस्टम था ही नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि मैं गीता पढ़ता हूँ और मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, उसमें वर्ण सिस्टम है। अब रामचरितमानस में तो खैर शूद्र नारी को क्या लिखा है वो सबको मालूम है, लेकिन वो गीता का जो वर्ण सिस्टम है, जो वो कह रहे कि सही मान रहे हैं, वो भी तो रेसिस्ट प्रिंसिपल पे आधारित है। गीता कहता है, मैं आपको बताओ कि भाई कर्म के आधार पे वर्ण होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्या जरूरत है कर्म के आधार पे? यदि कोई किसी क्योंकि वर्ण वर्ण यदि आप कायम रखते हो तो उसको वो कन्वर्ट हो जाता है कास्ट सिस्टम। और गीता कहती है कि इनेट क्वालिटीज के बेसिस के ऊपर आप उसका वर्ण तय करो। इसका मतलब है कि हर एक आदमी में इनेट क्वालिटीज है जो बदलती नहीं है, वो कायम रहती है। ये रेसिस्ट थ्योरी है जो अमेरिका में इस्तेमाल हुई कि ब्लैक आर ऑलवेज इनएफिशिएंट, नॉट गुड एज कंपेयर टू द व्हाइट। तो ये मनुस्मृति का मनुस्मृति से गीता ने उठाया है, जिसको पंकज मित्तल साहब सपोर्ट कर रहे हैं। यदि विश्वास नहीं तो मैं आपको 1 सेकंड में ये पढ़ के सुनाता हूँ। गीता कह रही है, ये शूद्रा दो इमेनिस्पेटेड बाय हिज मास्टर is not released from servitude, since that is the innate in him who can set him free from it। ये सीधा मनुस्मृति का गीता में आया, और गीता जो है पंकज मित्तल साहब जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है ये सारी जो आर्गुमेंट दी है, इसका एकेडमिक आधार इतना वीक है और शेकी है। और ये इतनी बड़ी आप डिसीजन दे रहे हो तो आपकी डिसीजन सॉलिड एविडेंस में होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है। हम्म। ये मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना नहीं, चाहता हूँ। बहुत जरूरी पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं सर, जो जिन पर निश्चित रूप से ज्यादा सोचने की भी जरूरत है। सर, इसमें 2 सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि जो वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष हैं प्रकाश अंबेडकर साहब, उन्होंने कहा कि ये फैसला दरअसल समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ आता है। तो एक तो इस समानता के मौलिक अधिकार की जो आर्ग्यूमेंट है उस पर आपके सोच, और दूसरा, आपने जैसा बहुत सही कहा कि भारत में आज की तारीख में हम अगर अखबारों को खोले तो 70% खबरें आती हैं एट्रोसिटीज की, जो हमारी वल्नरेबल कम्युनिटीज है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है। लेकिन ये वही भारत है जहां एक बड़ा तबका आज कास्ट डिनायलिज्म में रह रहा है, जो कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो कोई कास्टिज्म है ही नहीं। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सबकास्ट की इनइक्वालिटीज की भी बात करें, क्या एक सबकास्ट डिनायलिज्म भी मौजूद है सर? जैसे जो पहला सवाल आपने डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर के बारे में कहा, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अनटचेबिलिटी इज बैन इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 17 जो है वो फंडामेंटल राइट में है। तो जब भी आप यदि रिजर्वेशन विड्रॉ कर रहे हो, जो रिजर्वेशन समता के लिए, इक्वालिटी आने के लिए, जो जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सब्सटेंशियल इक्वालिटी लाता है, उसके लिए कर रहे हो, और उसमें से आप कह रहे हो क्रीमी लेयर को हटाइए, इकोनॉमिक बेस लाइए, वन जनरेशन का लाइए, उन तबकों के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, उनको समान अधिकार नहीं मिल रहे, उनको आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो ये जो बात कह रहे हैं प्रकाश अम्बेडकर, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
दूसरा जो मुद्दा आपने सबकास्ट का किया हुआ है, सबकास्ट के इशू को डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने डील किया है ना। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ये कहा कि रिजर्वेशन जो है वो अनटचेबिलिटी पे होना चाहिए, कास्ट पे नहीं, अनटचेबिलिटी पे। और जो सारी सबकास्ट जो है जो अनटचेबिलिटी से सफर होती है, अनटचेबिलिटी क्या करती है कि आपको सिविक राइट नहीं देती है, पर्सनल राइट नहीं देती है, इकोनॉमिक राइट नहीं देती है, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू बिजनेस, राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट द मैनुअल लेबर। तो ये सारे जो राइट है ये अनटचेबिलिटी आपको डिनाई करती है। इसलिए द शेड्यूल कास्ट आर लैंडलेस, लेस लिटरेट, आइसोलेटेड। और उसके साथ अनटचेबिलिटी और एक है, आइसोलेशन है, कंडमनेशन है, ह्यूमिलिएशन है, कोहर्शन है। और क्योंकि आपको इम्प्योर ट्रीट किया है, आपके स्पर्श से हाई कास्ट जो है पोल्यूट हो जाता है, तो वो भी सोशल एस्पेक्ट अनटचेबिलिटी का है। तो सारी सबकास्ट जो इस अनटचेबिलिटी से सफर होती है उसको एक ग्रुप में रखा। लेकिन ये भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि शेड्यूल कास्ट में सबकास्ट है और उसमें इंटरनल इनइक्वालिटीज है। वो इंटरनल इनइक्वालिटी जो है वो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से है। इसलिए उसके लिए उन्होंने पॉलिसी दी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम सारे पार्टी में उन्होंने दिया। अपनी 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी। स्टेट एंड माइनॉरिटीज में नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड दिया और सबको लैंड मिले। फिर 1943 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप दी एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए। वो सभी सब वो उन्हीं बच्चों के लिए है या उन्हीं व्यक्तियों के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है जो लैंडलेस है। वो इंडिविजुअल के लिए है, ग्रुप के लिए नहीं है। और स्कॉलरशिप भी जो दे रहे हैं उसका इनकम क्राइटेरिया है। उसका मतलब क्या है कि विद इन द सबका जो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो रिजर्वेशन ले नहीं पाते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ाओ ताकि वो रिजर्वेशन ले ले, और रिजर्वेशन भी रखो। इसलिए उन्होंने ड्यूअल पॉलिसी रखी, एक ग्रुप फोकस पॉलिसी फॉर रिजर्वेशन एंड इंडिविजुअल फोकस पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशन एम्पावरमेंट। वो साथ साथ चलेगी, उससे उनकी तरक्की हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि नहीं, हम रिजर्वेशन अनटचेबल को भी देंगे और उसमें सब कास्ट को भी देंगे, तो उससे मुझे लगता है जो सब्सटेंशिव इक्वेलिटी की गोल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चीफ जस्टिस साहब सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरा हो नहीं पाएगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि यदि विद इन दी सबका सेल मांग, मादिका और वाल्मीकि, इसमें 80% जो है इंडिविजुअल, यदि लेस लिटरेट है और लैंडलेस है, तो 20% ही रिजर्वेशन का फायदा उठा पाएंगे। तो जो एवरेज होगा उस सब का वो और कास्ट के तुलना में कम ही होगा, प्रॉब्लम कायम रहेगा। अभी आप कह रहे हो ना कि मांग, मादिका, वाल्मीकि का एवरेज रिप्रेजेंटेशन है जो महार, माला और इसके तुलना में, चमार के तुलना में ज्यादा है। लेकिन आपने रिजर्वेशन भी दिया तो वो एवरेज बढ़ेगा नहीं ना, क्योंकि इंटरनल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब सही कह रहे थे कि रिजर्वेशन भी दे दो ताकि जॉब में शेयर मिले, लेकिन रिजर्वेशन की इस्तेमाल करने के लिए, कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, एक्सेस बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक और एजुकेशन एम्पावरमेंट इंडिविजुअल का करो। तो मुझे लगता है अंबेडकर साहब को वो सही तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। अंबेडकर साहब को गलत काम के लिए, गलत रीजन के लिए वहां कोट किया है, सही तरीके से नहीं किया है। सर, एक जो आखिरी मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाहूंगी आपसे, और 2-3 सवाल, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सब क्लासिफिकेशन है, ये दिस हैज टू बी बेस्ड ऑन क्वांटिफाइबल एंड डेमोन्स्ट्रेबल डेटा बाय द स्टेट्स व्हिच कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन whims, कि आपके पास जो है क्वांटिफाइबल डेटा हो और वो डेटा इनफ डेमोन्स्ट्रेट करता हो कि इस आरक्षण की जरूरत है इस कैटेगरी को। लेकिन यहाँ इंडिया में हम इस वक्त जो जिस मसले से जूझ रहे हैं कि एक तो सेंसस ही नहीं हुआ है, और दूसरा कास्ट सेंसस को लेकर इतनी ज्यादा जो है डिबेट छिड़ी हुई है जाति जनगणना को लेकर। हालांकि अब जो है आरएसएस का भी बयान आया है कि वो उसके खिलाफ नहीं है। किस तरीके से आएगा ये डेटा और कैसे ये डेटा जो है विश्वसनीय हो सकता है सर? आपने शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और ये जो रिकमेंडेशन है कमीशन की वो सही है, फॉर डिफरेंट रीजन, कि कोई भी पॉलिसीज हो वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए। यदि आप कह रहे हैं कि डिफरेंट क्लास सबकास्ट में इनइक्वालिटी है, रिप्रेजेंटेशन कम है, सोशल एजुकेशन बैकवर्डनेस है, तो डेटा लाइए, डेटा होना चाहिए। और उसके बाद विद इन द ग्रुप इनइक्वालिटी है, वो भी डेटा होना चाहिए।
तो जब तक के कास्ट वाइज इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल एजुकेशनल स्टैंडिंग हमें पता न चले, तब तक जो है वो सारी पॉलिसी अजम्पशन पे रहेगी, कंजक्चर पे रहेगी। और इस डिसीजन में, इस जजमेंट में बहुत सारे एकेडमिक अजम्पशन है, एविडेंस कम है, मैं बताऊं आपको ऑल पॉइंट पे। तो आपने सही कहा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और जो कास्ट सेंसस हुआ है उसमें काफी इंफॉर्मेशन है, मैं बताऊं उसका भी, उसमें सबकास्ट का कोड है। तो बहुत सारा आप कर सकते हो, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है। मुझे मालूम है, मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जब मैं चेयरमैन था आईसीएसआर का, तो मुझे एक कमेटी का चेयरमैन बना दिया कि जाट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं। जाट को स्टेट में है लेकिन केंद्र में मिलना चाहिए नहीं। जब मैंने देखा वो 4-5 स्टेट की स्टडीज थी जिसके बेसिस के ऊपर स्टेट में रिजर्वेशन दिया, वो इतनी वीक थी कि पूछो मत। तो मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं कर पाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया फिर जाट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि सही डेटा होना चाहिए, सही डेटा, बैकवर्ड हु आर एडवांस, व्हाई दे आर एडवांस, व्हाई दे आर बैकवर्ड, उसके कॉजेज भी हो। और सबसे बड़ी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन यदि कॉज है तो रिजर्वेशन आता है ना, दूसरे कॉज की वजह से रिजर्वेशन आता नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन कितना है ये भी होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूँ कि अभी सेंसस होने वाला है, तो उसमें ये कास्ट बेस हो, और नए नए सवाल डालने पड़ेंगे, नए नए सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। जो पहले वाले हैं उसमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी यदि आपको हर एक सबकास्ट की आर्थिक सामाजिक और राजकीय और सारी स्थिति देखना है तो। किस तरह के सवाल सर, थोड़ा इलाबरेट करेंगे आप, कैसे सवाल ऐड हो सकते हैं ताकि ये बेटर हो सके ये पूरी एक्सरसाइज? एक तो है उनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, ऑक्यूपेशन हो, लैंड ओनरशिप हो, बिजनेस हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इसके ऊपर डेटा, एजुकेशनल लेवल हो, सिविक कम्युनिटीज का उनका एक्सेस क्या है वो हो, और फिर डिस्क्रिमिनेशन हो। अब डिस्क्रिमिनेशन तो अनटचेबिलिटी एक्ट में, एट्रोसिटी एक्ट में है, 37 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन वो सोशल और रिलीजियस और कल्चरल स्पीयर में है। इकोनॉमिक और एजुकेशन स्पीयर में बहुत कम है। सही तो इकोनॉमिक्स और एजुकेशन ही है ना बैकवर्डनेस के लिए। तो उसमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्या है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं, इसके ऊपर डाटा होना चाहिए, जो नहीं है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है मैं बताऊं आपको, सारी बिल्कुल सर। डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस क्या होती है। स्टेट को जो है प्रमोशन की इशू पे उन्होंने एडवाइस किया है, यदि प्रमोशन में हाई पोजीशन में यदि उनका प्रोपोर्शन शेड्यूल कास्ट का यदि कम है तो आप प्रमोशन को कंसिडर कर सकते हैं। भाई वो बेसिस नहीं है ना, अंडर रिप्रेजेंटेशन तो बेसिस है, लेकिन अंडर रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है, या आपके पास मेरिट नहीं है, इसमें डिस्टिंक्शन करना चाहिए ना। रिजर्वेशन पॉलिसी इज ओनली फॉर दोज ग्रुप विच आर डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन कास्ट। सो यू हैव टू प्रूव द डिस्क्रिमिनेशन। वो जो इकोनॉमिकली क्लास के लिए दिया है वो अलग पॉलिसी है, उसको रिजर्वेशन पॉलिसी कहना नहीं चाहिए था। तो मैं ये कहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन का डाटा हो। अभी तक कोई सर्वे नहीं है, बताओ बताओ मैं गवर्नमेंट का। एट्रोसिटी एक्ट में लिखा हुआ है कि हर 5 साल के बाद अनटचेबिलिटी का सर्वे हो, लेकिन नहीं हुआ है। तो वो भी हमें मालूम नहीं है। वी आर बेसिंग ऑल आवर थिंकिंग ऑन द अजम्पशन। तो ये कुछ नए सारे एस्पेक्ट उसमें सेंसस में डालने पड़ेंगे। सरकार को कमेटी, यदि सिंसियर सरकार है और कास्ट का सेंसस करना चाहती है, तो कमेटी बिठाए और नए डायमेंशन के लिए उसमें लाई ये सवाल पूछने के लिए। सर आखिरी सवाल, क्योंकि अभी चुनावों के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले मैं अलग अलग राज्य जा रही थी और काफी उत्तर प्रदेश के खास करके जो दलित प्रमुख क्षेत्र वगैरह हैं, वो फियर ऑन द ग्राउंड बड़ा रियल नजर आ रहा था कि संविधान पर आक्षेप हो रहा है, आरक्षण को बदल दिया जाएगा। हाल में अभी लैटरल एंट्री का मसला हुआ यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, और उसको लेकर भी हंगामा हुआ कि वहां पर भी आप आरक्षण की नीति को जो है आप उसको दरकिनार कर रहे हैं। ये जो देश में आज की तारीख में एक, हालांकि जो हुकूमत है इस वक्त वो ये बयान अब दे रही है कि भाई हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक जो एक फियर है दलितों में, एससी एसटी कम्युनिटीज में, कि हमसे हमारा संवैधानिक हक ले लिया जाएगा, हमारा आरक्षण पर जो है घात किया जा रहा है, इस फियर को आप कितना रियल मानते हैं सर? मुझे लगता है वो फेयर सही है। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जजमेंट, ये जजमेंट 10-15 साल से पड़ी हुई थी, ये ले लिए, देयर इज अनदर जजमेंट की टाइम पीरियड भी हो। अंबेडकर साहब ने सिर्फ 10 साल कहे थे और 10 साल के बाद रिजर्वेशन बंद होना चाहिए, वो भी पिटिशन अभी पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि जो सवाल ये है कि अ, वो आइडियोलॉजिकल फोर्सेस, उसको मैं ब्राह्मणिकल फोर्सेस कहूंगा, आइडियोलॉजिकल फोर्सेस जो उभर के आए हैं
वो ज्यादातर इक्वल राइट देने के फेवर में नहीं है, रिजर्वेशन के फेवर में नहीं है। और इसलिए ऑन वन और अदर प्रिटेक्स जो है रिजर्वेशन को और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को पर्टिकुलरली उनके पॉलिसीज को विरोध किया जा रहा है। कभी कभी आता है कि इकोनॉमिक बेस हो रिजर्वेशन पॉलिसीज को, लेकिन लार्जर लेवल पे तो बहुत सारी बातें हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेस जो है, एक्सट्रीम केस में कहते हैं कि मनुस्मृति हो, कॉन्स्टिट्यूशन का बेस जो है गीता हो। तो ये जो आइडियोलॉजी और ब्राह्मणिज्म है, जो प्रिविलेजेस हाई कास्ट के लिए जो रिटेन करना चाहती है, उसका काफी उभार हुआ है। और उसके चलते आप देखेंगे फिर कि जो पॉलिसी शेड्यूल कास्ट के लिए है उसका उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, नहीं एजुकेशन फील्ड से मुझे मालूम है कि कौन सी फेलोशिप स्टॉप की है। मैंने 1932 सेंटर सेटअप किए थे, सेंटर फॉर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, ताकि कास्ट की स्टडी हो। सबकी ग्रांट बंद हो गई है, महिलाओं की सेंटर की भी ग्रांट बंद हो जा रही थी, लेकिन महिलाओं ने जो है विरोध किया, इसलिए वो महिलाओं के 70 सेंटर कायम है। तो मुझे लगता है कि जनरल ट्रेंड जो है वो इक्वेलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने पे नहीं है, और वो विरुद्ध दिशा में जा रहा है। एक तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इंडिया की हिस्ट्री जो है वो रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन की है। रिवोल्यूशन समता की बात करती है, फ्रीडम की बात करती है, फ्रेटर्निटी की बात करती है। काउंटर रिवोल्यूशन जो है वो समता के सपोर्ट में है नहीं, फ्रीडम के सपोर्ट में है नहीं, डेमोक्रेसी के उतने सपोर्ट पे नहीं। तो ये तो उन्होंने 1944 में मद्रास में कहा था कि प्रेजेंट पीरियड इज पीरियड ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि उसका उच्चांक है अभी काउंटर रिवोल्यूशन का। हम्म। और उसमें जो है अभी मेरिट की बात जोड़कर जो है उस काउंटर आर्ग्यूमेंट को पेश किया जाता है कि नहीं, क्योंकि वो मेरिट जो है वो सफर कर रहा है। और दूसरी बात है कि अगर आप जितना कास्ट सेंसस करेंगे समाज उतना विभाजित होगा। ये आर्ग्यूमेंट एज अ काउंटर पेश किया जाता है। तो शर्मा जी, ये तो आर्गुमेंट जजमेंट में भी है। पंकज मित्तल ने कही हुई है कि रिजर्वेशन शुड बी रिमूव फॉर द सेक ऑफ प्रमोटिंग इफिशिएंसी। अच्छा, इसका भी कोई आधार नहीं है, एकेडमिक आधार नहीं है। सारी डिसीजन जो है अजम्पशन पे, कंजक्चर पे, ये कम्युनिटी का भवितव्य लाइफ एंड डेथ है, और अजम्पशन पे आप आर्गुमेंट दे रहे हो। कहाँ डेटा है मुझे बताइए इनएफिशिएंसी का, कि रिजर्वेशन के थ्रू इनएफिशिएंसी बढ़ती है। मैंने चार छान मारा है, कहीं नहीं है, एक ही स्टडी है अश्विनी देश पांडे की और थॉमस विस्कॉप की, कि भाई उन्होंने रेलवे को लिया पूरा और वहां स्टडी की इनएफिशिएंसी की शेड्यूल कास्ट की। 10-12 इंडिकेटर लिए, कौन टाइम पे आता, कितनी फाइल करता, जो जो इंडिकेटर है। उन्होंने क्या पाया कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इफिशिएंसी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द हाई कास्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, दे फाउंड दैट द इफिशिएंसी ऑफ सम ऑफ द शेड्यूल कास्ट ऑफिसर इज हायर देन दैट ऑफ अदर्स। क्योंकि वो रीजन दे रही है, क्योंकि उनके ऊपर एक स्टिग्मा होता है कि आप रिजर्वेशन के थ्रू आए तो दे वर्क वेरी हार्ड। तो ये जो है ये सारी प्रिजुडिशियल है। क्योंकि इसका लार्जर डायमेंशन जो है मैं बताऊं वो ये है कि कास्ट सिस्टम हायर कास्ट को प्रिविलेजेस देती है, इकोनॉमिक सोशल। और वो प्रिविलेजेस जो मिलती है वो एट द कॉस्ट ऑफ द डिनायल टू द अनटचेबल। आपको जमीन चाहिए तो शेड्यूल कास्ट को जमीन ना हो, आपको शिक्षा चाहिए तो शेड्यूल कास्ट को शिक्षा ना हो। तो ये जो है द हाई कास्ट बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ द लोअर कास्ट। और वो प्रिविलेजेस जो जा रहे हैं, उनकी स्पेस जो दी जा रही है शेड्यूल कास्ट इनको, उसके उसके चलते दुख है, और कोई कारण नहीं है। कोई उसमें सोशल वही नहीं है, शेयर मटेरियल गेन है, ग्रीड है, कि हमें ये मिल रहा था, हमें अभी मिल नहीं रहा, हमारे इसमें और लोग जो है एंटर कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उद्दिष्ट है। और इस सिचुएशन में जो दुनिया में क्या हुआ है, रिपरेशन हुआ है, कंपनसेशन दिया हुआ है, जमीनें दी हुई है, पैसा दिया हुआ है जिन लोगों को राइट डिनाई किया है। जू को दिया जर्मनी ने, जापानीज को दिया अमेरिकन ने, जब उनके ऊपर उनको ये किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर। जो महिलाएं जिनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ कोरिया में जापानी सोल्जर के थ्रू, उनको कंपनसेशन मिला। अफ्रीकन अमेरिकन को कंपनसेशन मिला है, अनटचेबल को कंपनसेशन होना चाहिए रिजर्वेशन के साथ साथ। तो ये सवाल सारा मटेरियल गेन का है, कि हमारे प्रिविलेजेस जा रहे हैं, आपको मिल रहा है। That is why this opposition on one or other ground, efficiency, creamy layer, economic base, one generation, once, ये सारी आर्गुमेंट का जो मोटिव है वो ये है। दरअसल वो जजेस का नहीं, जजेस को मैं मोटिव नहीं एट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो एकेडमिक्स के उठा रहे हैं। जो एकेडमिक लिख रहे हैं उसी से उठा के वो ले रहे हैं, लेकिन वेरीफाई नहीं कर रहे कि ये जो एकेडमिक कह रहा है वो सही या नहीं। ये हम्म। सारे सवालों का जवाब मैंने 2006 में ईपीडब्ल्यू के एक आर्टिकल में दिया है। ये हम्म। सारी जो पांच सारी आर्गुमेंट है।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका इस जजमेंट को डिटेल में हमारे लिए ब्रेक डाउन करने के लिए, और क्यों ये प्रॉब्लमैटिक है, किन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, किन मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है। और जो जरूरी बात है कि जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, दशकों से जो चीजें चली आ रही हैं, इसके बाद भी आज भी समाज में हमारे जिस तरीके से ये शोषण, डिस्क्रिमिनेशन जारी है, इतने हमारे वल्नरेबल और कम्युनिटीज के खिलाफ, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के खिलाफ, इस पूरे रूलिंग के बाद में ये बहुत ज्यादा जो है और गंभीर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि आगे जाकर जो है आखिर क्या स्वरूप होगा पूरे के पूरे हमारे सोशल जस्टिस कॉन्स्ट्रक्ट का। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर थोराट आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे मैं इतना ही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको रिव्यू करे, हम्म, और क्योंकि ये सब्सटेंशियल ग्राउंड पे है नहीं, इसकी हानि हो सकती है। आप क्रीमीलेयर से एक सेक्शन को हटा रहे हो, आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया से एक सेक्शन को हटा रहे हो, आप वन जनरेशन ने इस्तेमाल किया उसको हटा रहे हो, बचा क्या? हम्म। और किसको इसका हानि बहुत ज्यादा शेड्यूल कास्ट को होने की संभावना है। अभी उसका आइडिया नहीं आ रहा है, इसलिए सेंसस जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं और रुक जाता हूँ, सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइम ये नहीं कर नहीं, रहा। कोई बात नहीं सर, बताइए। शेड्यूल कास्ट को 1750 में मिलिट्री में एंट्री थी, ब्रिटिशर ने दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। 1750 से 1892 तक एंट्री थी मिलिट्री में। वो लड़े, वो आपको कोरेगांव का एग्जाम्पल मालूम है, वहां सारे महार बटालियन के लोग थे। लेकिन 1992 में जब मराठास और हाई कास्ट के मिलिट्री में आए, उन्होंने कहा कि अनटचेबल वर्क मिलिट्री के साथ हम नहीं रह सकते, ऑफिसर के साथ हम काम नहीं कर सकते। तो ब्रिटिश ने इनको खुश करना था, हाई कास्ट को, तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बिठाई, और उस उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल रेस लाया कि जिनकी मार्शल रेस है उन्हीं को मिलिट्री में रहेंगे, जिसकी लंबाई ज्यादा हो, छाती बड़ी हो। उसमें सारे सिख और जाट आ गए और शेड्यूल कास्ट को निकाल दिया। जिन्होंने 137 ईयर तक ब्रिटिश के साथ मिलिट्री में काम किया, उनको हटा दिया कि वो मार्शल रेस था नहीं। तो 1882 से लेकर 1942 जब अंबेडकर साहब ने फिर शुरू किया मार बटालियन, 50 साल तक शेड्यूल कास्ट को मिलिट्री में एडमिशन नहीं मिली, और इतनी उनकी अंडर डेवलपमेंट हुई, क्योंकि मिलिटराइजेशन, अर्बनाइजेशन वाज द ओनली वे फॉर देयर डेवलपमेंट। वो रोक दिया गलत डिसीजन की वजह से। ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले ले वीक एकेडमिक बेसिस पे, और उसकी हानि और परिणाम जो है शेड्यूल कास्ट पे हो। तो ये सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लेना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, एविडेंस लेना चाहिए, और इसके ऊपर रीथिंकिंग होना जरूरी है। बहुत थैंक फोर्सफुली यू। आपने बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स रखे हैं सर। उम्मीद करते हैं कि इस मामले की जो है समीक्षा का कोई अवसर हो सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और उससे काफी टाइम दिया, और मेरे विचार व्यक्त करने के लिए आपने फ्रीडम दिया। थैंक यू। थैंक यू सर।